I am Mr. Vaibhav Titramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this 27th lecture of Mechanical Engineering Material. Today's topic for discussion is rubber and ceramic. Let us revise the previous lecture. In previous lecture, we have discussed about thermosetting plastic with their properties and applications. We also learn various thermosetting plastic with their properties and applications. I hope you gone through the notes and revise this topic very well. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to distinguish between metallic and non-metallic materials on the basis of given composition, properties and applications. Select relevant non-metallic material for the given job with justification. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful of this lecture. Let us begin the next non-metallic material, that is rubber. We all are familiar with the rubber. हम सभी ने बचपन से रबर को देखा हुआ है, जैसे कि ये रबर के टायर्स है जो हमारे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में हम यूज करते हैं। उसी तरह ये हमारे रबर के पाइप से, एक रबर के पाइप का जो अच्छा एग्जाम्पल है वो हमारे घर के गैस में, गैस सिलेंडर को जो हम यूज करते हैं, वो जो पाइप है, वो होस है, वो हम रबर से बनाते हैं। उसी प्रकार से ये जो छोटे रबर बैंड्स जो है, उनका इस्तेमाल हम मिठाई के जो पॉकेट्स रहते हैं वहाँ पे करते हैं। तो बहुत सारी जगह हम इन रबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो देखते हैं रबर क्या है। रबर इज एन इलास्टिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर which is milky emulsion in the sap of several varieties of plant. तो रबर जो है ये हाइड्रोकार्बन पॉलीमर है जो मिल्की रहता है और प्लांट से मिलता है, मतलब पेड़ पौधों से वो मिलता है। प्रोड्यूस फ्रॉम मिल्की लिक्विड कॉल्ड एज लैटेक्स। जो रबर मिलता है हमें मिल्की लिक्विड से, उसे हम लैटेक्स बोलते हैं। रबर को ही हम इलास्टोमर भी कहते हैं। रबर का दूसरा नाम क्या है? इलास्टोमर। ये जो रबर है, अ मटेरियल दैट कैन बी स्ट्रेच, उसको हम खींच सकते हैं, एंड विल रिट्रैक्ट रैपिडली एंड फोर्सबली टू सब्सटेंशियली इट्स ओरिजिनल डायमेंशन अपॉन रिलीज ऑफ द फोर्स। इसका मतलब है कि जब हम रबर को खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और जैसे हम रबर के ऊपर का फोर्स रिमूव करते हैं वो रैपिडली अपना ओरिजिनल शेप धारण कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, उसे हम इलास्टिसिटी कहते थे। याद है सभी को? उसके बाद रबर बना कैसे? रबर की उत्पत्ति अगर हम देखते हैं तो 1736 मतलब 1736 में फ्रांस में रबर मिला था। उसके बाद 1791 में वाटर प्रूफ क्लोथ, मतलब अगर हमको रेनी सीजन में अगर कोई कपड़े पहनने हैं वाटर प्रूफ, जैसे हमारे रेनकोट्स है, तो 1791 में ऐसे वाटर प्रूफ क्लोथ बनाए गए थे रबर से। उसके बाद 1839 में वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की प्रोसेस डिस्कवर्ड हुई थी, और 1879 में सबसे पहली बार सिंथेटिक रबर लेबोरेटरी में बना गया था। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ रबर। Let us discuss the various types of rubber. Rubber can be classified into two parts. मतलब रबर के दो बेसिकली पार्ट रहते हैं, एक रहता है नेचुरल रबर और दूसरा होता है सिंथेटिक रबर। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल रबर। जैसे आपको इस स्लाइड के ऊपर इस डायग्राम, ये डायग्राम आपको दिख रही है, तो आपको एक पेड़ दिख रहा है। उस पेड़ के माध्यम से हमने एक मिल्की लिक्विड जिसको हम लैटेक्स बोलते हैं वो हमने कलेक्ट किया है, इसे हम नेचुरल रबर कहते हैं। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्की secretion, that is latex, of various plants, but the only commercial source of natural rubber, sometimes called as para rubber, and the tree is Hevia brachialis. ये जो ट्री है ये हेविया ब्रासिलिस नाम की ट्री है, जिससे हम ये मिल्की लिक्विड कलेक्ट करते हैं और उसे हम नेचुरल रबर कहते हैं। तो आप सभी ने ये रबर ट्री का नाम ध्यान में रखना है, हेविया ब्रासिलियंस। Now let us discuss the next rubber, that is synthetic rubber.
Synthetic rubber, invariably a polymer, is any type of artificial elastomer mainly synthesized from petroleum bioproducts. मतलब सिंथेटिक रबर एक ऐसा पॉलीमर है जो आर्टिफिशियल रबर है. सिंथेटिक रबर मतलब क्या है? इट इज आर्टिफिशियल रबर जिसको बनाने के लिए हम पेट्रोलियम बायोप्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. Synthetic rubber with the mechanical property that it can undergo elastic deformation under stress and still return to its previous size without permanent deformation. सिंथेटिक रबर की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको खींचते हैं तो स्ट्रेच होना चाहिए और जब हम उसके ऊपर का फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहिए. ये प्रॉपर्टी हम सिंथेटिक रबर से बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं. सिंथेटिक रबर इज व्हाइट कलर का रहेगा. क्रमली प्लास्टिक मास विच कैन बी प्रोड्यूस एंड वल्कनाइज इन द सेम वे एज द नेचुरल रबर. ये चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है. सबसे पहले हमारे पास नेचुरल गैस होना जरूरी है, क्रूड ऑयल हमारे पास होना जरूरी है, फिर उसका हम रिफाइनमेंट करेंगे, बराबर है. फिर नाफ्था का यूज करेंगे. उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मोनोमर्स इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, है ना. जो भी मोनोमर्स रहेंगे हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से लेंगे और इस मोनोमर्स के अंदर हम बुटाडियन, स्टाइरिन, आइसोप्रीन, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, ये जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? सिंथेटिक रबर मिलेगा. और उस सिंथेटिक रबर का हम वेरियस टाइप्स में कर सकते हैं, जैसे एसबीआर हो गया, बीआर हो गया, एनबीआर हो गया, आईआर हो गया, सीआर हो गया, या सिंथेटिक लैटेक्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन कैरिड आउट द सिंथेटिक रबर. अभी हम देखते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. वल्कनाइजेशन ऑफ रबर ये जो टॉपिक हमने देखा था ये 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है, बराबर है. वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ रबर इलास्टिसिटी. रबर की जो इलास्टिसिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं रबर के ऊपर, उसको हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं. उसके बाद वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हम करते हैं तो जो रबर रहता है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बढ़ जाती है एट हाई टेम्परेचर. अगर हमें वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करना है तो रबर के साथ हमें सल्फर को ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट मिलता है तो हमें एक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर हमें वहां पे मिलता है, जिसको हम पॉली आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग हमें मिलती है, बराबर है. तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हमें करना है तो नेचुरल रबर के साथ हमें सल्फर को ऐड करना पड़ता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है. केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रबर इनटू मोर ड्यूरेबल मटेरियल बाय एडिंग सल्फर एंड इक्विवेलेंट मटेरियल. तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रबर इनटू मोर ड्यूरेबल रबर. मतलब जो सादा रबर है, जो अपना कन्वेंशनल रबर है जो हमको ट्री से मिला हुआ है, उसको हमें अगर बहुत पक्के रबर में कन्वर्ट करना है, बहुत दिनों तक चलने वाले रबर में कन्वर्ट करना है, तो हमें ऐड करना पड़ता है सल्फर, और इस केमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. अगर हमको टायर बनाना है तो हमें उसमें 5% सल्फर को ऐड करना पड़ता है. अगर हमें इबोनाइट रबर की अगर बात करते हैं तो 20 से 25% सल्फर हमें वहां पे ऐड करना पड़ेगा. अगर हमें बैटरी के केसेस अगर बनाने हैं तो हमको 30% ऑफ रबर वहां पे ऐड करना पड़ेगा. सो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि नेचुरल रबर में हमने थोड़ा सा सल्फर, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है? ये सल्फर दिख रहा है, और यहाँ पे हीटिंग की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है. तो ये जो प्रोसेस है इसे हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं. सबसे पहले हम सिंथेटिक रबर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रबर आता है उसे हम कहते हैं नियोप्रीम. नियोप्रीम का ये जो दूसरा नाम है क्लोरोप्रीन, ये भी आपने ध्यान रखना है, और इसको हम सीआर से डिनोट करते हैं, बराबर है. तो चलो देखते हैं, हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. नियोप्रीम इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू नेचुरल रबर. इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है नेचुरल रबर के जैसा ही है, और इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो भी है वो भी नेचुरल रबर के जैसी है. इट इज रेजिस्टेंट टू ऑयल. ऑयल का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, ना कि केमिकल्स का होता है, ना ही सनलाइट का होता है, ना कोई वेदर का, उनाड़ा हिवाड़ा पावसाड़ा, उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं होता है, ना ही उसका ओजोन लेयर का इस रबर के ऊपर कोई भी असर होता है.
इट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अपनी ये प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता है। एंड इज वन ऑफ द फ्यू इलास्टोमर दैट डज नॉट सपोर्ट कंबशन ऑल्दो इट इज कंज्यूम्ड बाय फायर। और ये ऐसा रबर है, ऐसा इकलौता रबर है जो फायर प्रूफ है। फायर अगर भी लगती है तो ये जलता नहीं है। इट हैज एक्सलेंट रेजिस्टेंस टू परमेबिलिटी बाय गैसेस, है ना। अगर कोई गैस को हमने यहाँ पे ट्रैप किया इस रबर के थ्रू, या इसकी अगर हमने कोई सील बनाई है और उसके अंदर अगर गैस को स्टोर किया है तो उस गैस को लीक होने के चांसेस एकदम 0% है ना। लीक प्रूफ हमें यहाँ पे मिलता है। Although it is slightly inferior to natural rubber, its most mechanical properties, neoprene has superior resistance to compression set, particularly at elevated temperature. इसके compression में जो property है वो भी काफी अच्छी है। It can be used for low voltage insulation। जहाँ पे low voltage insulation की बात होती है, अगर हम वायर को इंसुलेशन करते हैं तो वहां पे हम नियोप्रीन रबर का यूज कर सकते हैं। और इसकी जो ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम है, बराबर है। तो these are the certain properties of neoprene। अभी हम एप्लीकेशंस देखते हैं नियोप्रीन के। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए, जो कि पेपर में आ चुका है। कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए कौन से रबर का यूज होता है? नियोप्रीन का। या वी बेल्ट बनाने के लिए ये देखो स्लाइड में आप सभी को दिख रहा होगा कि ये कन्वेयर बेल्ट, जो ऊपर वाली डायग्राम है वहां पे आपको कन्वेयर बेल्ट दिख रहा है। अगर आप पार्ले जी कंपनी में जाते हो या कोई भी ऐसे बड़ी इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पे कन्वेयर बेल्ट रहते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए हम नियोप्रीन का यूज करेंगे। ये ब्लैक कलर के वी बेल्ट आपने सभी मशीनरीज के ऊपर देखे होंगे, ये भी नियोप्रीन से बनते हैं। उसके बाद ये वायर्स हो गए, केमिकल्स हो गए, केमिकल टैंक्स हो गए, है ना, उसके लिए भी हम नियोप्रीन का यूज करते हैं। उसके बाद हॉर्स कवर या फुटवेयर। फुटवेयर आप सभी को पता है, ये जो शूज दिख रहे हैं आपको, शूज या चप्पल्स वगैरह हमको बनानी है तो हम नियोप्रीन रबर का यूज करते हैं। उसके बाद ब्रेक डायफ्राम, मोटर माउंट्स एंड रोल्स गैस्केट। डायफ्राम आपको पता होगा, जैसे आप क्लच वगैरह पढ़ेंगे, है ना, डायफ्राम टाइप क्लच वगैरह रहता है। तो वो जो डायफ्राम्स रहते हैं, डायफ्राम बनाने के लिए, गैस्केट बनाने के लिए, है ना, उसका किसका इस्तेमाल होगा? नियोप्रीन का इस्तेमाल होगा। तो ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखने हैं, बराबर है दोस्तों। अभी हम दूसरा रबर देखते हैं, दैट इज स्टाइरिन बुटाडियंस रबर। इसको हम शॉर्ट में SBR भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है बुना एस। मोस्ट प्रोबेबली हम इसको SBR या बुना एस से जानते हैं। चलो इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। दे आर ऑयल रेजिस्टेंस, ऑयल का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इसके अलावा पुअर केमिकल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर थोड़ा बहुत केमिकल का असर होता है। इट हैज एक्सलेंट इंपैक्ट एंड एब्राजन रेजिस्टेंस, है ना। अभी देखो इंपैक्ट रेजिस्टेंस मतलब इसकी टफनेस काफी अच्छी, इसकी क्या अच्छी है? टफनेस अच्छी है। और एब्राजन रेजिस्टेंस मतलब इसकी हार्डनेस काफी अच्छी है। दे आर लो इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। हिस्टेरेसिस एंड सम अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देन नेचुरल रबर। और ये सस्ता है। दे आर एट दी लो कॉस्ट। दीज आर दी सर्टेन प्रॉपर्टीज जो आप सभी को ध्यान में रखनी है। अभी हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल टायर के लिए कौन सा रबर यूज करते हैं। तो ऑटोमोबाइल के अगर टायर हमें बनाने हैं तो SBR टायर मतलब बुना यस का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। अभी तुम बोलोगे सर बुना यस ही क्यों करेंगे? क्योंकि SBR टायर की एब्राजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा है। कितने भी बार और कितने भी स्पीड से अगर वो टायर रास्ते के ऊपर चलेगा तो उसका वियर एंड टियर होगा नहीं। हम अपनी भाषा में टायर टकली नहीं होगा, बराबर है। उसका इंपैक्ट स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। केमिकल का उसके ऊपर असर नहीं होता है, ऑयल का उसके ऊपर असर नहीं होता है। इसकी वजह से SBR टायर, जो SBR रबर है वो टायर बनाने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद इट इज यूज्ड इन द बेल्ट बनाने के लिए। सोल ऑफ शूज आपको पता है, बराबर है। ये जो दिख रहे हैं आपको डायग्राम में है ना, सोल ऑफ शूज या चप्पल के जो सोल्स रहते हैं, या फ्लोरिंग, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे फ्लोरिंग दिख रहा है, बराबर। ये फ्लोरिंग्स बनाने के लिए हम SBR रबर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक रबर हम देखते हैं नाइट्रिल बुटाडियन स्टाइरिन, जिसको हम बुना यस भी बोलते हैं। चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं।
इट इज लो इन मोस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, है ना, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी नहीं है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी कम है। इट्स रेजिलेंस इज रफली 1/3 टू 1/2 दैट ऑफ द नेचुरल रबर। इसका रेजिलेंस जो है, टफनेस जो है, ये 1/3 है ना, नेचुरल रबर से भी बहुत कम है ये। एक्सेलेंट टू ऑयल एंड ग्रीसेस, इसका जो रेजिस्टेंस है ऑयल और ग्रीसेस से वो बहुत कम है। इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक लिक्विड, इसका लिक्विड का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इसका टेम्परेचर रेंज देखिए -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपको फ्रीज हो गया, वाटर कूलर हो गया, अगर वहां पे कोई रबर की अगर जरूरत वहां पे आपको पड़ती है तो आपने नाइट्रिल बुटाडिन स्टाइरिन या बुनायस का यूज करना चाहिए, और ये काफी एक्सपेंसिव रबर माना जाता है। अगर हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं तो जो फ्लेक्सिबल कपलिंग्स है, देखिए, है ना, ये जो फ्लेक्सिबल कपलिंग आप लोग डायग्राम में दिख रही है ना, ये फ्लेक्सिबल कपलिंग या प्रिंटिंग ब्लैंकेट्स बनाने के लिए हम बुनायन रबर का यूज करते हैं। या रबर रोलर्स जो आपको देख रहे हैं आप यहाँ पे, है ना, घरगुती जो हमारी रोटी बनाने के लिए जो लाटना रहता है, दैट इज रबर रोलर अगर हमको चाहिए। वॉशिंग मशीन के अगर कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं ना, कपड़े धोने के लिए अंदर में वॉशिंग मशीन के कुछ कंपोनेंट्स अगर हमको बनाने हैं तो हम बुनायन रबर से वो बना सकते हैं। इसके अलावा गैसोलिन, केमिकल या एयर हॉसेस, है ना, यहाँ पे हॉसेस दिख रहे हैं आपको, पाइप दिख रहे हैं, उनको बनाने के लिए भी हम बुनायन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ओरिंग्स हो गया, सील्स हो गया, हील्स हो गया, और सोल बनाने के लिए भी हम बुनायन रबर का यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अभी हम देखते हैं लास्ट जो हमारा रबर है, सिंथेटिक रबर, दैट इज सिलिकॉन रबर। इसके हम जल्दी से फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो क्या है सिलिकॉन रबर की प्रॉपर्टीज? दे आर आउटस्टैंडिंग इन रेजिस्टेंस टू हाई एंड लो टेम्परेचर ऑयल्स एंड केमिकल। मतलब लो और हाई टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, हर टेम्परेचर पे काम कर सकता है। कोई भी केमिकल के कांटेक्ट में आया, ऑयल के कांटेक्ट में आया, तभी भी उनका इसके ऊपर कोई भी असर होगा नहीं। इसका थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हाई टेम्परेचर पे भी काम करेगा, और इसका डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी काफी अच्छा है, इसके जो डायमेंशन है वो चेंज होते नहीं है। ये एक्सपेंसिव है, महंगा है। इट रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, है ना, जब भी हम इसको फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो स्पेशल प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। लो स्मोक एमिशन एंड फ्लेम रिटार्डेंट, गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, है ना। और ये ऐसा रबर है जो डार्क में, अंधेरे में ये ग्लो करता है, जैसे जुगनू कैसे अंधेरे में चमकते हैं, उसी प्रकार से ये सिलिकॉन रबर अंधेरे में चमकता है। एप्लीकेशंस, दे आर यूज्ड इन एक्सटेंसिवली इन कंपोनेंट विद हाई परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड, जहां पे हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे इसका यूज होता है। और ट्यूब्स बनाने हैं, स्ट्रिप बनाने हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सील बनाने, गैस्केट, ओरिंग, इंसुलेशन फॉर वायर एंड केबल, उनके लिए भी सिलिकॉन रबर का यूज होता है। ये देखिए डायग्राम में आपको ये सील्स दिख रही है, ओरिंग्स दिख रही है, ये भी आपको यहाँ पे सील दिख रही है। तो सील मोस्ट प्रॉब्ली सील्स बनाने के लिए वगैरह सिलिकॉन रबर का यूज होता है, बराबर है। तो यहाँ पे हमने हमारा रबर टॉपिक जो है खत्म किया है। अभी हम नॉन मेटेलिक मटेरियल देखते हैं, दूसरा सिरेमिक। देखिए ये सभी स्लाइड्स के ऊपर देखिए, है ना, यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है दैट इज नथिंग बट ए सिरेमिक। ओके, तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिरेमिक क्या है? सिरेमिक इज एन इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ मेटल और सेमी मेटल एंड वन और मोर नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इनऑर्गेनिक है ना, ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरेमिक क्या है, तो सिरेमिक इज अ इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल है। टू बी मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो भी सिलिकेट्स रहते हैं, ऑक्साइड्स रहते हैं, नाइट्राइड्स रहते हैं, और जो कार्बाइड्स रहते हैं, वो सभी क्या है? सिरेमिक से। वो सभी क्या है? सिरेमिक से। टिपिकली इंसुलेटिव टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अगर इंसुलेट करना है, हमें उसको फ्लो नहीं होने देना है, तो हम सिरेमिक का मोस्ट प्रॉब्ली यूज करते हैं, है ना। जो आप टावर्स देखते हैं, टावर्स के ऊपर एक हम इंसुलेटर्स लगाते हैं, है ना, ग्रे कलर का, आपको रेडिश कलर का, ग्रे रेडिश कलर का एक इंस्ट्रूमेंट दिखता है, वो भी सिरेमिक से बना हुआ रहता है। मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एंड हार्श एनवायरमेंट देन मेटल एंड
पॉलीमर्स, ये रेजिस्टेंस करता है हाई टेम्परेचर को, ठीक है। बहुत ब्रिटल होते हैं, ये हार्ड रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ब्रिटल्स रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिलिका, सिलिका मतलब जो रेती रहती है जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, SiO2, द मेन इंग्रेडिएंट इन द मोस्ट ऑफ द ग्लास प्रोडक्ट। तो जो ग्लास बनता है वो किससे बनता है, सिलिका से बनता है। फिर नेक्स्ट होता है एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन फ्रॉम एब्रासिव टू आर्टिफिशियल बोन्स। अगर हमें एब्रासिव बनाने हैं या आर्टिफिशियल बोन्स बनाने हैं तो हम एल्यूमिना नाम के सिरेमिक का यूज करेंगे। More complex compounds such as hydrous aluminium silicate, the main ingredient in the most clay product। जो clay product रहते हैं उसमें hydrous aluminium silicate ये main component या product रहता है। अभी हम देखते हैं सिरेमिक के प्रोडक्ट्स, सिरेमिक से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो क्ले कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स, अगर हम क्ले कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं तो ब्रिक्स, जो घर बनाने के लिए ईंटें बनाते हैं, या क्ले पाइप्स, क्ले पाइप्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, अगर हमको सीवेज लाइन, गडर लाइन डालनी है तो वहां पे हम यूज करते हैं। बिल्डिंग्स में जो टाइल्स लगाते हैं, हमारे जो हाउसेस घर में जो टाइल्स लगाते हैं वो भी सिरेमिक के ही प्रोडक्ट होते हैं। रिफ्रैक्टरी सिरेमिक्स, सिरेमिक कैपेबल ऑफ हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। देखो ध्यान में रखना है, रिफ्रैक्टरी सिरेमिक मतलब क्या, ऐसे सिरेमिक जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। अभी हाई टेम्परेचर पे कौन काम करता है, फर्नास जो भट्टी रहती है, क्रूसिबल्स रहते हैं या मोल्ड्स रहते हैं। सीमेंट यूज्ड इन ए कॉन्क्रीट, है ना, कॉन्क्रीट में जो सीमेंट यूज होता है जो कि हम कंस्ट्रक्शन या रोड बनाने के लिए यूज करते हैं, वो भी सिरेमिक का ही एक प्रोडक्ट है। वेयर, व्हाइट वेयर प्रोडक्ट्स, व्हाइट वेयर प्रोडक्ट्स मतलब जो भी हमारे कहाँ पे यूज होंगे, ये सब हमारे वॉशरूम्स बाथरूम्स में यूज होंगे, जैसे पॉटरी हो गया, स्टोनवेयर हो गया, है ना, फाइन चाइना, पोर्सिलिन एंड अदर टेबल वेयर्स, है ना, इट इज द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड अदर। ग्लास के बॉटल्स हो गए, ग्लास, लेंस, विंडोज पेन, विंडो पेन्स, लाइट बल्ब, है ना, ये सभी किस में आते हैं, सिरेमिक के प्रोडक्ट है। ग्लास फाइबर, हाँ एक बार क्वेश्चन आया था कि ग्लास फाइबर क्या है, तो ग्लास फाइबर क्या है, इट इज अ सिरेमिक प्रोडक्ट। ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ग्लास फाइबर क्या है, तो ग्लास फाइबर इज अ सिरेमिक प्रोडक्ट। वो काय के लिए यूज होता है, थर्मल इंसुलेटिंग वूल्स, रेनफोर्स प्लास्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड कम्युनिकेशन लाइंस, इनके लिए हम फाइबर, ग्लास फाइबर का यूज करते हैं। अभी कम्युनिकेशन फाइल्स, कम्युनिकेशन लाइंस मतलब क्या, जब भी हम लैन की बात करते हैं ना, लैन जो केबल से हमारा इंटरनेट अगर हमको मिलता है तो उसके लिए कम्युनिकेशन लाइन अगर हमको बिछानी है तो सिरेमिक प्रोडक्ट, वो भी एक सिरेमिक प्रोडक्ट है। एब्रासिव्स, एब्रासिव्स मतलब जैसे सैंड पेपर वगैरह रहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का हम यूज करते हैं। कटिंग टूल, कटिंग टूल मतलब हमको किसी मटेरियल को रिमूव करना है किसी मटेरियल से, तो टंगस्टन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्यूबिक बोरान नाइट्राइड, ये भी सब क्या है, सिरेमिक प्रोडक्ट है। सिरेमिक इंसुलेटर एप्लीकेशन इंक्लूड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपोनेंट, स्पार्क प्लग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप सबस्ट्रैंड, ये सभी सिरेमिक कंपाउंड ही, सिरेमिक प्रोडक्ट ही है। मैग्नेटिक सिरेमिक भी रहता है जिसका यूज हम कंप्यूटर की मेमोरीज जो रहती है, रैम रहती है ना, जो डिस्क रहती है उस वहां पे हम उसका यूज करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल बेस्ड ऑन यूरेनियम ऑक्साइड, जो न्यूक्लियर फ्यूल्स जो रहेंगे, है ना, यूरेनियम ऑक्साइड के ऊपर डिपेंड, वो भी सिरेमिक के ही प्रोडक्ट है। बायोसिरेमिक्स, जैसे आर्टिफिशियल दांत अगर हम बनाए, आर्टिफिशियल टीथ बनाने हैं या आर्टिफिशियल बोन बनाने हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, सिरेमिक प्रोडक्ट बन जाएगा, बराबर है। रिफ्रैक्टरी, व्हाट इज रिफ्रैक्टरी, देखिए आपको ये स्लाइड्स में दिख रहा है ना, ब्रिक्स दिख रही है, ये सब है कि नहीं, ये सभी क्या है, ये सभी रिफ्रैक्टरी है। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या है, ऐसे प्रोडक्ट जो हाई टेम्परेचर को विस्टैंड करते हैं, है ना, उसे हम रिफ्रैक्टरी कहते हैं। तो मटेरियल यूज इन हाई टेम्परेचर फर्नास, बराबर बोला, मटेरियल यूज्ड इन हाई टेम्परेचर फर्नास, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टरी। जैसे कि सिलिका होगी, है ना, रेती होगी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना, म्यूलाइट, एल्यूमिनियम, क्रिस्टोबलाइट जो भी है, या टेट्राहाइड्रा एज अ कैंडिडेट रिफ्रैक्टरी, ये सभी क्या है बेटा, ये सभी रिफ्रैक्टरी है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल आर यूज्ड इन फर्नास, किल, इंसिनेटर्स एंड रिएक्टर्स, रिएक्टर्स में, फर्नास में या किल्स में
रिफ्रैक्टरी यूज होता है। रिफ्रैक्टरी आल्सो यूज टू मेक क्रूसिबल। क्रूसिबल मतलब क्या होता है, जहां पे मोल्टन मेटल को हीट करके दूसरे इसमें पोर किया जाता है, उसे हम क्रूसिबल्स बोलते हैं, बराबर है। कास्टिंग ग्लास, फ्लेम डिफ्लेक्टर, इन सभी में हम रिफ्रैक्टरीज को यूज करते हैं। उनके अलावा रॉकेट लॉन्च का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, रॉकेट जहां से हम मिसाइल को दागते हैं, वो भी हम रिफ्रैक्टरी से बनाते हैं। Depending on the temperature and service condition of the application such as boiler, furnace, kilns, ovens, etc., different refractories are used. जो most commonly refractories है, that is fire clay refractories, silica bricks, high aluminum refractories, magnesite refractories, chromite refractories and zirconia refractories. So these are the most common refractories used. जो हम ग्लास देखते हैं, ग्लास भी एक प्रकार का सिरेमिक ही है। ग्लासेस आर नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट, ध्यान में रखना है बेटा, ग्लासेस आर द नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट कंटेनिंग वेदर ऑक्साइड CaO, Ca2O, K2O एंड Al2O3, है ना। तो नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट ही है, मतलब सिरेमिक का एक जरिया मतलब कौन है, ग्लास है। मोस्टली ग्लासेस आर ट्रांसपेरेंट, इजी टू फैब्रिकेट और फॉर्म। हम सभी को पता है ग्लासेस आर द ट्रांसपेरेंट। क्रिस्टलाइन सेट विथ फाइन पॉलीक्रिस्टलाइन ग्रेन, उसमें थोड़े से क्या रहेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन के ग्रेन्स भी रहेंगे। जो ग्लासेस रहती है उनकी स्ट्रेंथ हाई रहती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी रहती है, हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस रहता है। फॉर एग्जांपल पायरेक्स, है ना, पायरेक्स इज वन ऑफ द ग्लास। देखिए ये सभी देखिए इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री है, ग्लास के विंडोज के कवर्स है ना। सो इन शॉर्ट ग्लास इज अ सिरेमिक। Now the last ceramic is the abrasive. देखिए क्या कर रहा है ये एब्राजिव, आपको इस जिप फाइल में क्या दिख रहा है, ये एब्राजिव क्या कर रहा है ना, उसके ऊपर के मटेरियल को रिमूव कर रहा है, मतलब उसको साफ कर रहा है, बराबर है कि नहीं। ये तो आप सभी ने देखा होगा, सैंड पेपर, पता है सभी को, दिस इज नथिंग बट अ एब्राजिव। सो एब्राजिव इज अ टाइप ऑफ मटेरियल, दिस इज वेरी हार्ड, है ना। ये जो एब्राजिव रहते हैं ये सबसे हार्ड मटेरियल रहते हैं, बराबर है। इट कैन ऑफन बी अ मिनरल, ये एक मिनरल भी रह सकता है। Abrasives are used in the wide range of domestic, industrial and technological application. हमारे घरगुती एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए हम एब्राजिव का यूज कर सकते हैं। एब्राजिव आर यूज टू फिनिश और शेप और वर्कपीस, है ना। किसी वर्कपीस को अगर हम फिनिशिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एब्राजिव का यूज करते हैं। Rubbing the abrasive on workpiece lead to part of the workpiece by being worn away. जब भी हम एक एब्राजिव को किसी वर्कपीस के ऊपर रब करते हैं, रब करना मतलब घिसना, जब हम उसके ऊपर घिसते हैं तो क्या होता है, उसके जो बारीक बारीक टुकड़े वो बाहर निकलते हैं और उससे हमें फिनिशिंग अच्छी मिलती है। When finishing a material is often thought of as means to be polish the material to gain a smooth surface or even reflective surface. अभी फिनिशिंग अच्छी मिलने के बाद हमें अगर उसकी पॉलिशिंग करना है तो पॉलिशिंग करने के लिए भी हम एब्राजिव का यूज करते हैं। However, some finishes require roughening as it is bedded, matte और satin finishes. कभी-कभी हमारी फिनिशिंग या इतनी अच्छी हो जाती है कि हमको थोड़ी बहुत रफनिंग भी चाहिए, तो हमें अगर किसी मटेरियल को रफ भी बनाना है तो हम एब्राजिव का यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, इसका हार्डनेस अच्छे होने के कारण, हाई वेयर रेजिस्टेंस होने के कारण या हाई टफनेस होने के कारण हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लेड्स के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लेड्स के लिए, है ना, सैंड पेपर के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या लूज एब्राजिव का पॉलिशिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द एब्राजिव, द लास्ट सिरेमिक। So these are the unit outcome we are achieved, that is 5A, 5B. Let us revise the today's lecture. In today's lecture we have gone through the rubber, various types of rubber, that is natural rubber and synthetic rubber, and we have defined the various rubbers and with their properties and application. After that we have learned about the ceramic, what are the different ceramics and what are the properties, what are the products of ceramic. Then we have refractories and abrasives and glasses. Okay, these are the program outcomes, that is program outcome 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 and PSO 1 and PSO 3 we are mapped. These are the most likely questions asked in MSBTE.
दैट इज नेचुरल रबर कहाँ से बनता है, बुनाया, सिलिकॉन रबर, एसबीआई की प्रॉपर्टीज लिखो, है ना, सिंथेटिक नेचुरल रबर क्या होता है, सिरेमिक क्या होता है ना, सिरेमिक के क्या क्या प्रोडक्ट्स है. सो दीज आर द वेरी मच लाइकली क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच गाइज. In next lecture, we are going to start our last topic of this subject, last topic of this chapter, composite and smart and advanced material, right? So यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. Happy learning. Stay home, stay safe.